हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर से गुटबाजी उभरकर सामने दिखी। गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में सदस्यता अभियान को लेकर एक महत्वपूर्ण मीटिंग थी। पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह और अरुण यादव इसमें शामिल नहीं हुए। दोनों नेताओं के बैठक से दूरी को प्रदेश में सियासी केंद्र में चर्चाओं में ला दिया। बीजेपी नेता कहते हैं कि कांग्रेस खंड खंड है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर साफ तौर पर यह आरोप लगाया कि कांग्रेस में अलग अलग धड़े अब साफ दिखते हैं। एक रिपोर्ट देखिए, इस पर दोनों पक्षों की बात सुनेंगे, चर्चा करेंगे। मिशन 2023 के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस इन दिनों एक्टिव नजर आ रही है। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए घर घर चलो अभियान चलाकर बीजेपी सरकार की खामियां गिनाई। तो वही सदस्यता अभियान के जरिए 50,000 नए सदस्य बनाने का टारगेट रखा है। चुनावी रणनीतियों को धार देने के लिए बीते गुरुवार को भोपाल में पीसीसी की अहम बैठक बुलाई गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे, लेकिन बैठक से दिग्विजय सिंह और अरुण यादव की दूरी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गई। दरअसल बैठक में दोनों के नाम की कुर्सी भी लगी थी। खाली कुर्सी को ट्वीट करते हुए बीजेपी ने मजे ली, तो वहीं कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी तंज कसते हुए कहा कि जब से कमलनाथ ने कांग्रेस की कमान संभाली है, प्रदेश कांग्रेस खंड खंड हो गई है। कमलनाथ जी का दरअसल अभियान घर चलो अभियान नहीं, घर बैठाओ अभियान है। कल भोपाल की बैठक में माननीय अरुण यादव जी, माननीय राहुल भैया जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी, कोई बड़ा नेता नहीं था। अब सब बैठ गए हैं। समझना चाहिए उनने ही चटका दी पूरी कांग्रेस। जब से वो अध्यक्ष बने आप देख लो, विखंडित हो गई, खंड खंड की हो गई है कांग्रेस। 30 तो विधायक ही चले गए। पीसीसी की बैठक में दिग्विजय सिंह और अरुण यादव के शामिल नहीं होने को बीजेपी जहां कांग्रेस के अंतर्कलह और नेताओं में गुटबाजी को जिम्मेदार बता रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं। दोनों नेताओं के बैठक में शामिल नहीं होने की हाईकमान को जानकारी थी। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि अगर जानकारी थी तो बैठक में दोनों के नाम की कुर्सियां क्यों लगी थी। हालांकि कांग्रेस नेता भी चुप नहीं हैं। विधायक संजय यादव ने कहा कि बयानबाजी करने वाले बीजेपी नेताओं की उनकी पार्टी और सरकार में बखत नहीं, इसलिए अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते कांग्रेस ही खंड खंड हो गई, खंडित हो गई। भारतीय जनता पार्टी के कितने टुकड़े हैं, आपकी सुन कौन रहा? सारे अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री जी के पास है। तो क्या करें? वो सोच रहे हैं कि कांग्रेस के ऊपर इस तरह आरोप लगा के कम से कम अपना कुछ स्थान बना ले। उनका स्थान बन नहीं पा रहा। कांग्रेस नेता भले ही कहें कि पार्टी में कहीं गुटबाजी नहीं, लेकिन सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस नेताओं के बीच संबंध पहले जैसे दिखाई नहीं देते हैं। इसकी बानगी कुछ दिन पहले ही दिग्विजय के धरना स्थल पर हुए वार्तालाप में भी दिखी। वैसे भी कांग्रेस नेताओं पर गुटबाजी के आरोप लगते रहे हैं। समय समय पर कांग्रेस नेता इसे साबित भी कर देते हैं। ऐसे में दिग्विजय सिंह और अरुण यादव की पीसीसी की अहम बैठक से दूरी कई सवाल खड़े करती है। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये कि 2023 की तैयारी का दावा है। 2023 से पहले बूथ को मजबूत करना है, लेकिन एक तरफ बूथ को मजबूत करने का दावा तो दूसरी तरफ इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग में बड़े नेताओं का नदारत रहना और उस पर उनकी कुर्सियों का यूं खाली दिखाई पड़ना। सवाल तो कई हैं और ये कहा गया कि खंड खंड हो चुकी कांग्रेस पार्टी। हमारे साथ में दोनों पक्षों से समर्थ नेता हैं जो जवाब देंगे अपने अपने पक्षों के। संगीता शर्मा जी कांग्रेस पार्टी की ओर से उत्तर देंगे और सनवर पटेल साहब हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आप दोनों का इस मंच पर। संगीता जी, एक इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग जिसकी जानकारी पहले से तमाम पदाधिकारियों को होगी, इसके बावजूद बड़े नेताओं की दूरी। जो गृह मंत्री उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस अब देख लीजिए आप खंड खंड टुकड़ों टुकड़ों में बट चुकी है। कैसे मुकाबला करेंगे आप, कैसे 23 में लड़ पाएंगे?
देखिए पुनीत जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो प्रदेश के गृह मंत्री है उन्हें हम टीआरपी मंत्री कहते हैं, क्योंकि उनका टीवी पर दिखने का काम है। कांग्रेस का कोई भी बयान हो वो तुरंत उस पर आकर जवाब देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। अभी तो पूरी भाजपा को चिंता इस बात की करनी चाहिए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी 10 मार्च के बाद हिलने वाली है। और वो क्यों हिलने वाली है, उसके पीछे का कारण यही है कि 5 राज्यों के चुनाव जैसे ही खत्म होने वाले हैं, शिवराज जी की कुर्सी हिल जाएगी। और दूसरे जो तमाम इनके नेता जो गुटों में बटे हुए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि उमा भारती जी जिन्होंने एक समय मुख्यमंत्री बनी थी वो और प्रदेश में सरकार लेकर आई थी, उन्हें दरकिनार कर दिया है। वो मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे है। कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, वो मुख्यमंत्री की दौड़ में आगे हैं। इनके जो शर्मा जी, बीडी शर्मा जी, इनके लोग इंतजार करके बैठे हुए हैं कि कब 10 मार्च आए और कब बीडी शर्मा जी मुख्यमंत्री बने। तो क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी की ये जो सरकार बनी है ये तोड़ फोड़ कर बनी है, खरीद फरोख्त करके बनी है, तो अब इस पर मुख्यमंत्री के दावेदार बहुत हो गए। तो नरोत्तम मिश्रा जी को सबसे पहले चिंता अपनी पार्टी के करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने तो अपना काम शुरू कर दिया है, इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। जब से इन्होंने घर घर चलो अभियान, जन जागरण अभियान जो कांग्रेस का कमलनाथ जी ने शुरू किया है, दिग्विजय सिंह जन जागरण अभियान के प्रभारी हैं और कमलनाथ जी ने घर घर चलो अभियान शुरू किया है। जब से न तो नरोत्तम मिश्रा की नींद पूरी हो पा रही है और न शिवराज सिंह चौहान जी की नींद पूरी हो पा रही है। बीडी शर्मा जी तो रात में उठ कर जागते हैं कि ये कांग्रेस क्या कर रही है। इन्हें इनकी कुर्सी की चिंता हो गई है। 2023 में जिस तरीके से कांग्रेस का कैंपेन चल रहा है उससे घबराई हुई है भाजपा। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूं कि ये अपने घर की चिंता करें, कांग्रेस की चिंता न करें। कांग्रेस ने बागडोर संभाल ली है। हम सारे कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता मैदान में जुट गए हैं और घर घर जा रहे हैं। अभी 2 दिन बाद मेरा खुद का भी अभियान शुरू होने वाला है, घर घर चलो का। तो हम सभी पूरी तैयारी में है। भाजपा की नींद उड़ गई है, इस वजह से भाजपा को ये गुट में बदलने की बात करते हैं। मैं आपको कहना चाहती हूं कांग्रेस के गुट उस दिन से समाप्त हो गए जिस दिन से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने गुट को लेकर भाजपा में शामिल हो गए। उनके लोगों को इन्होंने 50 करोड़ 35 करोड़ में खरीदा और जब से सिंधिया जी गए हैं तब से कांग्रेस के अंदर कोई गुट नहीं है। इसी से पूरी भाजपा घबराई हुई है पुनीत जी। संगीता जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो गुट आपके यहां से चला गया, इसके बाद के कुछ बड़े महत्वपूर्ण क्रूशियल टाइम के कुछ स्टेटमेंट हैं, जैसे अरुण यादव साहब का अपनी फसल के लुट जाने वाला बयान जो खुले मंच पर दिया, कोई पार्टी मीटिंग के अंदर दबी छिपी बात नहीं थी। इसके अलावा पिछले दिनों जब दिग्विजय सिंह जी धरना देने बैठे तो वहां धरने के दौरान जो कुछ 2 बड़े नेताओं के बीच में हुआ, एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप दिखाई पड़ा, एक नाराजगी, एक तलखी दिखाई पड़ी। ये बड़े बड़े नेता जो शीर्ष नेता हैं और वही नेता एक अपने सर्वोच्च नेता के बुलाने के बाद में उस मीटिंग से गायब पाए जाते हैं, इसीलिए प्रश्न उठे। देखिए ये सब बनाया गया है, अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बाहर भाजपा के लोग ऐसे बयानबाजी करते रहते हैं और इन्हें, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, ये कांग्रेस 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 करते रहते हैं। ये रोजगार पर बात नहीं करते कि मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगार घूम रहा है। ये उस पर बात नहीं करते हैं कि कोरोना में हमने ना तो इनको ऑक्सीजन दिया, ना हमने बेड दिया, हम उसकी व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे करें। कुपोषण से बच्चे मर रहे हैं, मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत भयावह है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रहित हो रहे हैं। ये लोग जवाब क्यों नहीं देते हैं, इस पर चर्चा क्यों नहीं करते, कांग्रेस में क्या हो रहा है इस पर क्यों परेशान है ये लोग। चलिए ठीक है, आपकी तीनों बातों पर मैं उत्तर ले लेता हूं। सनवर पटेल साहब हैं इस बात का उत्तर देने के लिए। सनवर पटेल साहब, पहली बात कही संगीता जी ने कि क्या बीजेपी घबरा गई घर घर चलो अभियान से, किसको कब नींद नहीं आती इसका भी उन्होंने वर्णन किया। नंबर दूसरा कि जिस तरीके की बात वो बता रहे हैं कि पार्टी के भीतर आप अपने नेताओं को देखें 10 मार्च के बाद क्या होगा। तीसरी बात उन्होंने की कि ये सारी बातें फैब्रिकेटेड हैं और चलाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं बीजेपी के द्वारा, ताकि असल मुद्दों पर बात ना हो। तीनों का उत्तर दीजिए। देखिए पुनीत जी, मैं जो हमारी यहाँ विद्वान बहन संगीता शर्मा जी बैठी हैं जी, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन साथ में कहना चाहता हूं कि जितनी बातें उन्होंने कही, अब चूंकि वो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं इसलिए उनका धर्म भी है कि वो अपनी पार्टी का पक्ष रखे। लेकिन कांग्रेस जो आज कर रही है, कांग्रेस की जो आज हालत है, वो कांग्रेस उसके बावजूद भी आत्मचिंतन नहीं करना चाहती, कांग्रेस आत्ममंथन नहीं करना चाहती और इतने दंभ में और इतने घमंड में इनकी भाषा जो बनती है
वो आश्चर्यजनक है। देखिए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यक्रमों से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई। अरे भाई, कांग्रेस के कार्यक्रमों में कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए कांग्रेस की सबसे बड़ी बैठक में कमलनाथ जी को यह बोलना पड़ा कि 25 फरवरी तक अगर आपने काम नहीं किया तो जिला अध्यक्षों को हटा दूंगा। एक दिन पहले यह कहना पड़ा कि जो अच्छा काम करेगा उसको हम पुरस्कृत करेंगे, उसको हम सम्मानित करेंगे। तो अगर ये काम हो रहा होता इनके यहां तो ना ऐसा लालच देना पड़ता, ना ऐसी चेतावनी देना पड़ती। तो कांग्रेस जो है वो वहां स्थिति यह है कि वहां नेता आधारित पार्टी, वहां कोई कार्यकर्ता नहीं, और जब कार्यकर्ता नहीं है तो उनका कोई विचार भी नहीं। अब इस कारण से वो वहां कांग्रेस खंड खंड में बटी है, कांग्रेस गुटों में बटी है, और वहां पर यह स्थिति है कि उनके पूर्व प्रदेश के जो अध्यक्ष है अरुण यादव जी, उनको नहीं पूछा जाता है। आपने खुद कहा, और मैं उनका बयान था कि फसल बोता कोई है, यहां कांग्रेस में काटता कोई है। 1 साल तक उन्होंने मेहनत की लगभग, और अंत में जब टिकट की बारी आई तो उनको कह दिया गया कि आपको टिकट नहीं दिया जा रहा है। इस कारण से उनको बयान देना पड़ा। ऐसे ही एनपी प्रजापति जी, जो एक और पिछड़ा वर्ग के नेता हैं, वो स्टार प्रचारकों की सूची से अचानक गायब हो जाते हैं, विवेक तनखा जी का नाम जुड़ जाता है। तो यहां कांग्रेस में कोई नीति नहीं, उनकी कोई नियत नहीं, इसलिए उनका कोई नेता नहीं, और इसलिए कोई नियंत्रण नहीं। कोई भी कुछ भी बोलता है, बहन हमारी जो है वो अपना धर्म निभा रही है। बाकी कांग्रेस, अगर वो इस प्रकार की कांग्रेस को ठीक समझती है, उनको आत्मचिंतन नहीं करना, आत्ममंथन नहीं करना, तो उनको मुबारक हो। आज इसी कारण से वो 404 से 44 पर आ गए, लगभग 30 राज्यों से 3.5 राज्यों पर आ गए। आज उनके, जैसा अभी नरोत्तम जी का बयान आ रहा था, गृह मंत्री जी का, कि इन्हीं कमलनाथ जी के नेतृत्व में 30 विधायक छोड़कर चले गए। रोज एक नेता जा रहा है, वो कह रहे हैं घर घर चलो अभियान से। अरे घर बैठाओ अभियान। देखिए, मैं उज्जैन का निवासी हूं, उज्जैन के कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष जयसिंह दरबार जी को घर बैठा दिया इस घर घर चलो अभियान में। उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली। विजय सिंह दरबार जो प्रतिपक्ष के नेता थे, उनको घर बैठा दिया, उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली। तो ये स्थिति है कांग्रेस की। अब इसमें कांग्रेस के बारे में क्या बात करें कि कांग्रेस कितना अच्छा काम कर रही है। कांग्रेस को सिर्फ ट्वीट करना है, कांग्रेस को सिर्फ बयान देना है, जमीन पर उनको उतरना नहीं। गांव गरीब किसान से उनको कोई लेना देना आप नहीं। उत्तर दे सकती हैं पटेल साहब की इन बातों का, और भी आप कहें तो मैं अगले इनकी बातों का जवाब दूं। संगीता जी, देखिए, पटेल साहब को ट्रेनिंग देकर भेजा है। संघ और भाजपा की एक ट्रेनिंग होती है, उसमें ये कहा जाता है कि कांग्रेस के बारे में जितनी नफरत फैला सको, जितना जहर फैला सको, फैला के आओ। तो इनका तो काम है पार्टी में पटेल जी का कि इन्हें तो यही करके और फिर जाना है घर। मैं आपको बताती हूं कि कमलनाथ जी ने 25 फरवरी तक अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जिला अध्यक्षों को, पटेल जी सुन लीजिए, मैंने बहुत गंभीरता से आपको सुना है, मैं भी आपका बहुत सम्मान करती हूं, आप सम्मानजनक मेरी बात को भी सुने। तो पटेल जी को मैं बताना चाहती हूँ कि इन्होंने कहा कि कमलनाथ जी ने कहा कि 25 फरवरी तक हमें फॉर्म चाहिए, नहीं तो जिलाध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा दे दें। उन्होंने तो अपनी पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जिला अध्यक्ष को ये कहा है, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष है और वो राष्ट्रीय नेता नहीं, अंतर्राष्ट्रीय नेता है, तो उनकी बात को तो हर कार्यकर्ता मानता है। अब बात ये हो रही है, हमको अपने कार्यकर्ताओं से कमलनाथ जी कहते हैं, इनके नेता मुख्यमंत्री जी तो प्रदेश के कर्मचारियों को कहते हैं कि कोई माई का लाल हो, कोई माई का लाल हो तो बताए। इनके प्रभारी कहते हैं कि मैं तो बनियों को, ब्राह्मणों को जेब में रखकर घूमता हूं। तो ये तो जनता के लिए इतने गलत गलत शब्द बोलते हैं। हम तो अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासन में लाते हैं, उनको टाइम बताते हैं और देते हैं। तो कमलनाथ जी ने तो जो कार्य किया वो यही किया है कि अपने कार्यकर्ताओं को समय और अनुशासन बताया है, पर ये तो प्रदेश की जनता को दुत्कारते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी कर्मचारियों को कहते हैं कि कोई भाई का नाम मेरा कुछ बिगाड़ कर तो देते। इन्होंने तो ओबीसी को आरक्षण तक नहीं दिया। ये तो प्रदेश की जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और बात रही उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश से लगे हुए सूबे में सुन लीजिए, इलेक्शन हो रहे हैं, वो स्टार प्रचारकों में उनका नाम तक नहीं है। आपने कहा कि वो कार्यकर्ताओं को समय देते हैं, आपने कहा वो कांग्रेस के नेताओं को समय देते हैं। अरे भाई, उनकी सरकार चली गई, जब कांग्रेस के मंत्री और कांग्रेस के विधायक उनसे मिलने जाते थे तो कहते थे चलो चलो। अरे 5वीं मंजिल से वल्लभ भवन की कभी झांकियां तक नहीं। पूरे 15 माह में
अब ये मुझे इसलिए नहीं बोलने दे रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं, पटेल जी जानते हैं कि अपने प्रदेश की जनता को सच्चाई बताने जा रहे हैं। आप न महंगाई कम कर रहे हैं, न दाल पेट्रोल के दाम कम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने के बाद मध्य प्रदेश की जनता में जो त्राहिमाम मचा, उसके कारण से मध्य प्रदेश की जनता ने उनको नकारा। 29 में से 28 लोकसभा सीटें कांग्रेस हारी, भारतीय जनता पार्टी जीती। उपचुनाव के 28 विधानसभा के उपचुनाव में 19 भारतीय जनता पार्टी जीती। फिर दोबारा उपचुनाव में उसमें 4 में से 3 भारतीय जनता पार्टी जीती। फिर भी अगर आप कहती हैं कि वो संगीता जी, तो कांग्रेस ने संगीता जी अगर तमाम नेता एक हैं, अगर तमाम नेताओं के बीच में एका है, तो जो सनवर पटेल साहब कह रहे हैं वो प्रश्न भी पूरी तरह खारिज नहीं कर सकते कि आप चुनाव नंबर से जीतते हैं। आप अभी आपने कहा कि एक ही गुट था और वो गुट चला गया, हमारे यहां से जा चुका बीजेपी में, लेकिन उसके बाद हुए उपचुनाव में आप देखें नंबर्स के हिसाब से तो कांग्रेस पार्टी को वैसे नंबर्स नहीं मिले। उसके पीछे अपने नेताओं की कमजोरी है या उस गुट की बात है? जो गुट है वो हम इस पर कई बार डिबेट कर चुके, लेकिन अगर नेताओं में इतना एका था तो चाहे 4 सीटों पर चुनाव हो, चाहे फिर उसके पहले वाले उपचुनाव आप देख लें, हर एक जगह नंबर्स क्यों कांग्रेस के कम दिखते हैं? देखिए 2018 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार बनी, 15 महीनों तक सरकार चली। भाजपा के पास भ्रष्टाचार का करोड़ों रुपया है। इन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त कर ली, किसी को 35 करोड़ दिए, किसी को 50 करोड़ दिए, इन्होंने सरकार गिरा दी। अब जब सत्ता इनके हाथ में आ गई, उपचुनाव हुए तो इन्होंने धन बल और प्रशासन के बल पर चुनाव जीत लिए। 2023 भी आ रहा है, आप देखिए कमलनाथ जी के नेतृत्व में फिर चुनाव होगा और ये भाजपा देखती रह जाएगी, क्योंकि ये तो कांग्रेस कर रही है और हम घर घर चलो अभियान कर रहे हैं। इसी से घबराई डरी हुई भाजपा कांग्रेस पर लांछन लगा रही है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने देश को आजाद कराया था। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने गरीबों का साथ दिया। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने देश में आज सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। तो कांग्रेस पार्टी की तुलना तो भाजपा से कभी नहीं की जा सकती है। वो झूठ बोलते हैं, हिंदुत्ववादी संगठन है, और हम सच बोलते हैं, हम जनता का साथ देते हैं। लेकिन चुनाव में कॉन्टेस्ट करने के लिए 2 ही दल प्रमुख तौर पर अगर प्रदेश में होंगे तो जाहिर तौर पर संगीता जी आप भी सहमत हैं कि उनकी तुलना भी होगी और उनके बीच में नेताओं के बीच में बहस पर हम चर्चा भी करेंगे। दोनों पक्षों के लिए बड़े अहम सवाल हैं। अगर खंड खंड हो गई है तो क्या कांग्रेस पार्टी किस ताकत से जाएगी, और अगर ताकत के साथ लड़ रही है तो खंड खंड क्यों बीजेपी को नजर आ रही है? क्या ये रणनीति है? दोनों के उत्तर लूंगा। पटेल साहब आप ही से शुरुआत करूंगा। मध्य प्रदेश की बात आप देख रहे हैं और आज कांग्रेस पार्टी के बारे में जो एक स्टेटमेंट है कि कांग्रेस खंड खंड हो गई है, वजह यह कि मीटिंग में नेता नहीं पहुंचे। हालांकि इसके सबके अलग अलग कारण बाद में बताए गए। संगीता जी और सनवर पटेल साहब हैं जो उत्तर दे रहे हैं। सनवर पटेल साहब, कांग्रेस अगर खंड खंड हो गई है तो क्या कांग्रेस पार्टी को किसी चैलेंज में, किसी मुकाबले में बीजेपी नहीं गिनती, नहीं मानती? क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है जैसा कांग्रेस पार्टी का कहना है? वो अपना जमीन पर काम कर रहे हैं, इस बात की घबराहट है? देखिए पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी भी राजनीतिक दल को या किसी भी सामाजिक संगठन को भी इस प्रकार से नहीं लिया कि वो हल्का है। कांग्रेस खुद अपने आप को हल्का करती है। कांग्रेस खुद अपने आप को खंड खंड करती है। देखिए अभी दीदी की बात में कितना ईगो है, उनका घमंड कितना है कि उन्होंने कहा कमलनाथ जी अंतरराष्ट्रीय नेता हैं। उत्तर प्रदेश में उनको स्टार प्रचारक नहीं बनाया और अंतरराष्ट्रीय नेता है। अच्छा भैया, मुबारक आपको। उनको मैनेजमेंट गुरु कहा जाता था। वो 15 माह सरकार नहीं चला पाए और सिंधिया जी से बोल दिया उतर जाइए सड़क पर, हमको कोई परवाह नहीं है। उतर गए सड़क पर। जब वो मुख्यमंत्री बने और 3-4 माह के अंदर मई में इलेक्शन हुए तो 29 में से 28 सीटें हार गई कांग्रेस। फिर भी वो अंतरराष्ट्रीय नेता है, बहुत अच्छी बात है। झूठ परोसने का काम भाजपा ने किया। 29 में से 28 नहीं हारे। लोकसभा के चुनाव नहीं हारे दीदी। 2018 के बाद 19 आया जिसमें 29 में से 28 हार गए, फिर 20 में हारे, 28 में से 19, फिर 21 में हारे, 4 में से 3। फिर आपने कहा कांग्रेस ने देश को आजाद कराया। दीदी मैंने भी इतिहास पढ़ा है। कांग्रेस की स्थापना एवो ह्यूम ने की थी। किस लिए की थी सब जानते हैं। महात्मा गांधी जी ने उसको अपने हाथ में लेकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने
किसी ने भी की हो, देश का किसी ने भी की हो, इसकी चिंता आप क्यों कर रहे हैं? देश आजाद हुआ 1947 में तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। फिर झूठ इसका बोलने का काम पूरा इन्होंने हुआ काम किया है, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए करने का काम शुरू कर आपके दिया है। नेताओं ने इसको जिंदा रखा, समझ ही नहीं पा रहे और उसके बाद कांग्रेस खंड में बढ़ गई। समझना बाकी है कि कितनी प्रकार की कांग्रेस हुई। आज भी ये कांग्रेस नहीं, इंदिरा कांग्रेस है। ये वो कांग्रेस नहीं है जिसने आजादी में भाग लिया था। ये इंदिरा कांग्रेस है। इंदिरा कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, चिदम्बरम कांग्रेस, तमाम प्रकार की कांग्रेस हो गई। कोई एक कांग्रेस नहीं है। ठीक है संवर साहब अब मुझे उत्तर लेने दें। संगीता जी, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इलेक्शन में आपके सामने जो दल होगा उसी से तुलना होती है, उसी के कामों के साथ में आप अपने सरकार जब भी जितने भी वक्त रहे उसके कामों की तुलना करते हैं। एक ये मूल प्रश्न तो है कि एक तरफ पूरा कैंपेन और कार्यकर्ता जो कसे जा रहे हैं, लेकिन जो बड़े नेता हैं, क्या उनके बोल, क्या उनके एक्शन और क्या उनकी गतिविधियां बार बार पार्टी को प्रश्न चिन्हों में नहीं ला देती? क्या इसको लेकर चिंता नहीं होनी चाहिए या उन पर एक्शन नहीं होना चाहिए? देखिए पुनीत जी, बिल्कुल आपका प्रश्न अपनी जगह सही है, पर भाजपा जो है ना, ये कांग्रेस के एक एक छोटे छोटे कदम को मुद्दा बना देती है, क्योंकि भाजपा के पास दूसरा काम नहीं बचा है। अब ये कह रहे थे कि हमारे अंदर घमंड है। अरे किस बात का घमंड है? हम तो देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए शहीद हो रहे हैं, देश के लिए अपनी जान दे रहे हैं। इनकी पार्टी का तो एक शहीद बता देंगे मुझे, इन्होंने देश पे जान, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बता दे जिन्होंने देश के लिए आजादी में काम किया हो। अब हमारा परिवार यदि काम कर रहा है तो देश की जनता के लिए कर रहा है। आप देश की जनता के लिए कर रहे हैं। आपने तो 7 स्टार का आपने अपना बीजेपी कार्यालय बना दिया, देश की सबसे अमीर पार्टी हो गई। 45 साल में सबसे ज्यादा गरीबी आप लोगों ने देश के अंदर कर दी। देश में सबसे झूठी पार्टी अगर बन के कोई सामने आई है तो भाजपा आई है। और आपकी जानकारी मैं दुरुस्त कर देती हूँ, आप कह रहे थे कि कमलनाथ जी स्टार प्रचारक नहीं है, तो थोड़ा सा पढ़ लिख कर आया कीजिए। 5वें नंबर पर कमलनाथ जी का नाम है, अब अगर आप वो लिस्ट देखेंगे क्योंकि आप टीवी पर झूठ बोलकर चले जाते हैं। जनता को लगता है कि भाजपा वाले ने बोला सही बोला, तो मैं जनता को बताना चाहती हूँ भाजपा केवल कांग्रेस को बदनाम का काम कर रही है। एक छोटे से सवाल, एक मूल प्रश्न के ऊपर लौटते हैं संगीता जी। आप ये बात तो मानते हैं ना, आप ये बात मानते हैं कि अगर पार्टी के भीतर किसी भी तरह की कमजोरी रही तो इस तरह के संगठन जिसका वर्णन आप कर रही हैं, जिनसे आपका चुनाव में मुकाबला है, उस मुकाबले में आपको पार्टी को दिक्कतें हो सकती हैं। इसके लिए आपको हर किस्म से एकजुट और एक ताकत के साथ जो नेता डिसाइड करें आपके बड़े, उस पर अमल करना पड़ेगा। लेकिन यहां नेताओं को सुनने के लिए अगर नेता नहीं पहुंचेंगे तो प्रश्न उठेंगे। क्या उनके ऊपर एक्शन नहीं हो? जब हम कार्यकर्ताओं को एक डेड लिमिट देते हैं तो क्या बड़े नेताओं के लिए ऐसी कोई लिमिट नहीं होना चाहिए? देखिए पुनीत जी आप ही से सवाल संगीता जी। हमारे नेता सब एक है, हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरीके से कार्य चल रहा है। संगठन 2023 के चुनाव में और जनता की जी पुनीत जी मुझसे सवाल किया आपने? जी आप ही से। हेलो पुनीत जी। जी हाँ जी पुनीत जी, मैं यही बता रही थी कि हमारा संगठन अच्छे से काम कर रहा है, जन जागरण अभियान चला रहा है, घर घर चलो अभियान चला रहा है। भाजपा बार बार इसे गुटी राजनीति बताकर ये अपने जो इनके जो कर्म है ना उनको छुपा रही है। अब हम जनता के पास जब जा रहे हैं घर घर तो इनकी पोल खुल रही है। तो जब इनकी पोल खुल रही है, हम बता रहे हैं कि अभी चुनाव के बाद इन्होंने 100 दिन से पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं किए, न बढ़ाए न घटाए। अब जैसे ही चुनाव हो जाएंगे ये दाम 15 रुपए 25 रुपए बढ़ा देंगे। तो इनसे प्रश्न कीजिए कि क्या आप महंगाई कम करेंगे, क्या आप रोजगार देंगे, यादव जी क्यों नहीं आप आए? महिलाओं को सुरक्षित रखेंगे? क्यों नहीं आए? आप ये अलग अलग मुद्दे लेकर हमारी पार्टी पर आकर कहते हैं एक नहीं है। हम सब एक थे, तभी तो 2018 में चुनाव लड़े। अरुण यादव की चिंता मत कीजिए, शिवराज सिंह चौहान जी की कुर्सी की चिंता कीजिए। पटेल जी, शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी के पीछे आपके 7 नेता लगे हुए, इसकी चिंता कीजिए।
वो 7 नेता जो है वो शिवराज की कुर्सी हिला रहे हैं। चलिए, पार्टियों को अपनी अपनी चिंता करनी पड़ेगी निश्चित तौर पर, लेकिन ये जो सौहार्द यहाँ इन मंचों पर देखते हैं कि एक नेता को अपने विरोधी खेमे की ज्यादा चिंता है, इसमें कितनी वास्तविकता है ये आप नेता भी जानते हैं। चलिए अब देखेंगे, सौहार्द बना रहे लेकिन पार्टियां अच्छी तरह से फाइट करें और जनता के मुद्दों को उठाएं और मजबूती से उठाएं, चाहे वो कोई भी अभियान हो, इसकी चिंता आम जनता करती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने पक्ष रखने के लिए। नमस्कार।